Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 24th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Universal Basic Income. कई बार ये चर्चा में आता है Universal Basic Income, स्पेशली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अक्रॉस नेशन और साथ साथ में ये कितना फेवरेबल है नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो रिसेंटली जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया है जो कि इफेक्टिवली कवर करता है एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन को ऑफ द स्टेट विथ गारंटीड वेजेस। मतलब जितने भी एडल्ट मतलब 18 इयर्स या उससे ज्यादा के जो भी लोग हैं राजस्थान में उनको एक गारंटीड वेज मिलेगा। ठीक है, तो वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, बेसिक मतलब एक स्टैंडर्ड, और इनकम तो आपको पता ही है। तो फिर राजस्थान में हो सकता है कोई सबसे अमीर हो उसके लिए भी और सबसे गरीब हो उसके लिए भी, सबके लिए वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये बिल कवर करता है 3 कैटेगरीज, राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, इसी के साथ साथ में राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट और राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। तो एक तो इनकम होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और तीसरा सोशल सिक्योरिटी पेंशन होना चाहिए। गारंटीड वर्क में आप देखेंगे तो जो भी फैमिलीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के उनको 125 दिन का हर साल का रोजगार मिलना चाहिए। बेसिकली मनरेगा एग्जिस्ट करता है, आप देखेंगे तो मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ये 125 डेज का लेकर के आ रहे हैं जहां पे ये गारंटीड वर्क प्रोवाइड करेंगे इसके तहत। नेक्स्ट आप देखोगे तो पेंशन की भी बात करें हैं, बेसिकली बहुत अच्छी बात है अगर इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्योंकि पेंशन की तो जरूरत बहुत ज्यादा है वीकर सेक्शंस को, स्पेशली जो एजेड, डिसेबल्ड, विडोज और जो सिंगल विमेन है उनको एक मिनिमम पेंशन भी दिया जाएगा 1000 रुपए पर मंथ का। जो एजेड है, उम्र दराज या दिव्यांग या जो विडोज हैं और जो सिंगल माए हैं, तो बेसिकली ये जो पेंशन है वो बढ़ता भी रहेगा 15% ईच ईयर पे। अच्छी बात यह है कि ये बढ़ता भी रहेगा। पेंशन तो कई सारे राज्य सरकार देते हैं लेकिन वो हर साल सेम फिक्स रखते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर कंसीडर करके बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पेंशन का भी प्रावधान रखे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इसके बारे में अगर हम बताएं आपको तो ये सोशल वेलफेयर प्रपोजल है जहां पे आप देखोगे जो भी बेनिफिशियरीज हैं, सभी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको रेगुलरली एक गारंटीड इनकम दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन अनकंडीशनल ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ये अनकंडीशनल होगा, मतलब कोई कंडीशन नहीं होगा कि कोई रीच है तो उसको नहीं दिया जाएगा, कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो उस तरीके से कोई कंडीशन नहीं होगा, इसीलिए अनकंडीशनल और ट्रांसफर किया जाएगा, उसके खाते में सीधा जाएगा डीबीटी के फॉर्म में। और ये जो पेमेंट है ये सर्व करता है मिनिमम इनकम, जहां पे इंडिविजुअल्स रिलाई कर सकते हैं कि जो भी उनको नेसेसरी मटेरियल चाहिए उसके हिसाब से कि उनका जो बेसिक गुड्स हैं और वो लाइफ एक अपना जो है वो डिग्निटी के साथ में जी सके। वैसे डिग्निफाइड लाइफ जो है वो कौन से आर्टिकल में है जी फंडामेंटल राइट के, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो पहला है कि ये अनकंडीशनल है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सभी इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के दायरे में रहते हैं, मतलब राजस्थान के कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वो नागरिक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे दूसरा, तो यहाँ पे रेगुलर और कंसिस्टेंट, तो ये हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, यूजुअली ये मंथली दिया जाता है, एनुअली भी हो सकता है लेकिन ये अमूमन मंथली ही दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। फिर आप देखोगे तो कवरेज जो है वो एवरी सिटीजन और रेसिडेंट जो कि उस रीजन या कंट्री का होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में इंडिविजुअल बेसिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिविजुअली कवर करेगा। हो सकता है कि परिवार में 10 लोग हों तो 10 को इंडिविजुअली कवर करेगा, ऐसा नहीं कि पूरे फैमिली को एक ही मान लिया जाएगा यूनिट। अगर 10 लोग हैं तो 10 को मिलेगा, 5 लोग हैं तो 5 को मिलेगा। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अच्छा इसके प्रोज एंड कॉन्स में कई बार बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अगर सबको पैसे मिलेंगे बराबर के तो ऑब्वियसली इसमें भेदभाव नहीं है। अब जो रीच है वो तो और रीच होगा, जो पुअर है वो और पुअर होगा। इन केस कई बार जो पैसे मिलते भी हैं उसका दुरुपयोग हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ज्यादातर जो नीचे आप देखोगे कि माइंडसेट जिनका जो बहुत ज्यादा वो लिटरेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है चीजों का, तो फिर वो अल्कोहल एडिक्शन में चले जाते हैं। तो फिर कई बार डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ जाता है घरों में। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं और सरकार का अपना भी जो बजट है वो भी बढ़ जाता है, ये भी सरकार का कहना होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो यूके ने फॉर्मली साइन किया एक ट्रीटी जो ज्वाइन करेंगे मेजर इंडो पैसिफिक ब्लॉक, जहां पे आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एलिमिनेट करने की बात करता है या रिड्यूस करने की बात करता है जो टैरिफ है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स है उसको वो कहीं ना कहीं सर्विस दे सके बाकी के मार्केट्स को। तो टैरिफ को कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो सामान आता है, जैसे भारत में कोई भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैरिफ हम लगाते हैं वो हम कम कर सके ताकि उस मार्केट से और ज्यादा हम सामान ले
सके। मेंबर्स आप देखेंगे इसमें कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, मतलब भारत नहीं है, लेकिन आप सिंगापुर, वियतनाम ये सब देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये रूल्स एंड एड्रेसिंग कंपटीशन वगैरह है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, प्रोटेक्शन फॉर फॉरेन कंपनीज को, और ये एक बुलवार्क है अगेंस्ट चाइनास डोमिनेंस। बेसिकली आप देखोगे तो ये जो चाइना का डोमिनेंस है, जैसा कि हमने देखा कि चाइना का डोमिनेंस हर जगह बढ़ता जा रहा है, तो इसको ये कम करने की बात करते हैं। बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो ये कट करते हैं टैरिफ्स फॉर यूके एक्सपोर्ट्स टू एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रांस पैसिफिक कंट्रीज का मैप किस तरीके से, तो ये ट्रांस पैसिफिक कंट्रीज का मैप आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस मैप को आप जब देखेंगे काफी सारे कंट्रीज आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। भारत क्योंकि उसका पार्ट नहीं है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत उसको नहीं है कि इंडिया है कि नहीं है, ये मैप से आपको क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड, इसको टांकाई मेथड भी बोलते हैं। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और जो इंडियन नेवी है, उन्होंने साइन किया एक एमओयू कि वो रिवाइव करेंगे एंशिएंट स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड्स को। तो ये बेसिकली 2000 साल पुराना टेक्निक है शिप बिल्डिंग का, जहां जो शिप्स है उनको बनाया जाता है स्टिच करके, ठीक है जी, जोड़ करके वुडन प्लैंक्स को एक साथ में, और वहां पे नेल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है और ड्यूरेबिलिटी, और इसकी वजह से ये लेस ससेप्टेबल है डैमेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल्दो जो अराइवल है यूरोपियन शिप्स का वो शिफ्ट दिखाता है शिप बिल्डिंग टेक्निक्स में, जो आर्ट है स्टिचिंग शिप्स का वो सर्वाइव करता है कुछ कोस्टल रीजन्स में भारत के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करता है कि जो एक्सपर्टीज है रिमेनिंग ट्रेडिशनल शिपराइट्स का भारत में, उन चीजों को वो बढ़ावा देता है। दूसरा आप देखोगे एंशिएंट जो ट्रेड लिंक्स है इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज में, उसको भी वो रिवाइव करता है। साथ साथ आप देखेंगे तो ये कल्चरल प्राइड भी माना जाता है कि देश हमारा जो अपने आप में उसका रिच मैरीटाइम हेरिटेज रहा है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हम अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्राउड होता है भारत को इस तरीके से देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने हाईलाइट किया है जो सिग्निफिकेंस है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी का, कि अचीव करना वेस्ट टू वेल्थ मिशन। तो ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है स्टील एंड रोड टेक्नोलॉजी के तहत। ये स्टील स्लैग क्या है जी, तो ये एक बाई प्रोडक्ट है जो जनरेट किया जाता है ड्यूरिंग द स्टील मेकिंग प्रोसेस। जब स्टील को बनाया जाता है तो उसमें से स्टील स्लैग को निकाला जाता है। ये एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है जो अक्यूमुलेट हो जाता है स्टील प्लांट्स के पास में लार्ज क्वांटिटीज में। सॉलिड वेस्ट होगा जो स्टील प्लांट्स के आसपास में लार्ज क्वांटिटीज में अक्यूमुलेट हो जाएगा। भारत में लगभग 20 ट्रिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ 19 लिखा है, तो आप 20 मिलियन टन याद कर सकते हैं कि स्टील स्लैग में प्रोड्यूस किया जाता है एक्चुअली में। और ये जो अमाउंट है वो एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा 60 मिलियन टन तक बाई 2030। ठीक है, तो वैसे ही मतलब बहुत ही बेहतर इसका स्कोप है। और एवरी टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस अबाउट 200 kg ऑफ स्टील स्लैग जो है वो जनरेट होता है। जब भी 1 किलो स्टील प्रोड्यूस होगा तो 200 किलो स्टील स्लैग जनरेट होगा। तो इसी को हम यूज करके रोड बनाने की बात करें, क्योंकि ये वेस्टेज हम कहां डालेंगे। तो इसी के तहत आप देखोगे डेवलपमेंट वगैरह कि किस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इसको कोलैब किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे ये रीयूज के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वापस से वेस्ट स्टील स्लैग का, ताकि वो यूजफुल रह सके, कि किस तरीके से हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, और फिर इतना जो मिलियन टन है जो कि आगे बढ़ने ही वाला है, तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो पहला रोड बनाया गया था स्टील स्लैग का इस्तेमाल करके, वो सूरत गुजरात में है। ठीक है, तो ये पहला रोड ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है उसके आधार पर। वो बीआरओ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में भी, यानी कि भारत का हम कह सकते हैं सबसे, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश में भी स्टील स्लैग बन रहा है। तो एक तरफ आप देखोगे वेस्टर्न मोस्ट, एक तरफ आप ईस्टर्न मोस्ट, ये भी आप देख सकते हो। बीआरओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। NHAI आप देखेंगे तो ये भी सक्सेसफुली यूज किए हैं इस टेक्नोलॉजी को, ताकि वो नेशनल हाईवे जो मुंबई से गोवा का है 66, उस पर वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट पे है, जो प्रधानमंत्री कई बार कहते भी हैं कि वेस्ट टू वेल्थ को बनाओ। इसी के साथ साथ में ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करता है, रिड्यूस करने की बात करता है। साथ साथ आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एडवांटेजेस की भी बात करता है कि ये लेस रिलायंस है नेचुरल एग्रीगेट्स वगैरह पे, और लॉन्गर रोड लाइफ स्पैन की भी बात करता है कि किस तरीके से रोड्स वगैरह जो है वो कन्वेंशनली से बेटर हो सके, उनका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो सके। और इसी के साथ साथ में कोलैबोरेशन और रिसर्च पे भी काम करता है। किस तरीके से हमने देखा कि जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बाकी जो सक्सेसफुल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।